हेलो स्टूडेंट, एएसपीसीएम पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम कराने वाले हैं क्लास 12th वालों का भौतिक विज्ञान का मॉडल पेपर, जो उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने जारी कर दिया है। जो भी आपका क्वेश्चन पेपर आएगा इसी टाइप के सभी क्वेश्चन जो है वो आपके आएंगे। लगभग आपका 98% जो है वो क्वेश्चन आपका इसी टाइप का आएगा और यही क्वेश्चन जो है वो आपको उसमें मिलेंगे। ठीक है, तो इसका जो पहला पार्ट है वो करा दिया गया है, जिसमें खंड आ, खंड वा और खंड सा के जो क्वेश्चन जो है वो आपके करा दिए गए हैं, यानी 1-1 नंबर का और 2-2 नंबर का क्वेश्चन जो है वो आपका करा दिया गया है। आज जो होने वाला है वो आपका खंड दा, जिसमें चौथा क्वेश्चन जो है और आपका 5वां क्वेश्चन वो कराया जाएगा। ये क्वेश्चन जो है 3-3 नंबर के होंगे, सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन होने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन हमसे कह रखा है चौथे का जो है, विभव प्रवणता से क्या तात्पर्य है? विभव प्रवणता तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के मध्य में आपको संबंध जो है वो आपको सत्यापित करना है, यानी आपको एक संबंध जो है वो आपको बता देना है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव प्रवणता के बीच में क्या संबंध है। ठीक है, तो इसका उत्तर देखते हैं। विभव प्रवणता क्या है? तो वैद्युत क्षेत्र में दूरी के सापेक्ष, यहाँ दूरी जो है x मान लिया है, ठीक है, दूरी के सापेक्ष विभव परिवर्तन की ऋणात्मक दर को विभव प्रवणता कहते हैं। ठीक है, दोबारा समझेंगे। वैद्युत क्षेत्र में दूरी के सापेक्ष विभव परिवर्तन की ऋणात्मक दर को विभव प्रवणता कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो विभव प्रवणता है वो माइनस का होगा विभव परिवर्तन, यानी कि v जो है, विभव v जो है वो डेल्टा परिवर्तन कहा जाए तो आपको डेल्टा यहाँ लगाना है। ठीक है, या डी हम यहाँ पर लिख सकते हैं, तथा ये आ जाएगा दूरी में परिवर्तन। यहाँ गलत लिखा है, ये हो जाएगा आपका दूरी में परिवर्तन, दूरी में परिवर्तन। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? विभव परिवर्तन बटे दूरी में परिवर्तन जो है वो आपका विभव प्रवणता हो जाएगा। अब विभव परिवर्तन को हम डेल्टा वी से लिखते हैं और दूरी में परिवर्तन को हम डेल्टा x से लिखते हैं। ठीक है, अब अगला जो है वो इसी का खंड है, वो कह रखा है कि विभव प्रवणता और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध बताइए। तब विभव प्रवणता क्या होता है आपका माइनस का डेल्टा बी अपॉन डेल्टा एक्स, और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई जो होता है उसमें क्या संबंध है? ई बराबर माइनस के डेल्टा बी अपॉन डेल्टा एक्स, जहाँ ई क्या है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, और माइनस डेल्टा बी अपॉन डेल्टा एक्स जो है इसको हम विभव प्रवणता कहते हैं, जो हमने ऊपर यहाँ लिखा है। ठीक है, विभव प्रवणता आपका क्लियर हो गया है और यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध आपको पता है यहाँ पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रखा है? अगला जो क्वेश्चन है वो हमसे कह रखा है कि अपवाह वेग की परिभाषा दीजिए। अपवाह वेग और वैद्युत धारा के मध्य में आपको संबंध जो है वो सत्यापित करना है। ठीक है, तो इसका उत्तर देखते हैं। अपवाह वेग क्या है? किसी वैद्युत क्षेत्र के प्रभाव में मुक्त इलेक्ट्रॉन ई का वेग जो है वो अपवाह वेग कहलाता है। ठीक है, तो क्या है? किसी वैद्युत क्षेत्र के प्रभाव में, यानी जहाँ वैद्युत क्षेत्र के प्रभाव से जो मुक्त इलेक्ट्रॉन हैं उनका जो वेग है वो आपका अपवाह वेग या अनुगमन वेग कहलाता है। इसको हम BD से लिखते हैं, ध्यान रखना है। वैद्युत क्षेत्र का प्रभाव में, यानी जहाँ किसी वैद्युत क्षेत्र के प्रभाव से जो मुक्त इलेक्ट्रॉन जो है वो जितने वेग से जाते हैं वो वेग जो है अपवाह वेग या इसे अनुगमन वेग कहते हैं, और इसको हम BD से लिखते हैं। ठीक है, अब आपसे पूछ रखा है कि अपवाह वेग तथा वैद्युत धारा के बीच में आपको संबंध बताना है, तो वो क्या है? तो देखते हैं कि माना किसी तार का परिचय क्षेत्रफल A तथा इलेक्ट्रॉन का जो अनुगमन वेग है वो आपका क्या है? BD है। हम मान लेते हैं कि माना कोई तार है जिसका परिचय क्षेत्रफल A है तथा इलेक्ट्रॉन का जो अनुगमन वेग है वो क्या है? D है, BD है। इसको हम मान लेते हैं। आगे देखते हैं। फिर हम देखेंगे कि 1 सेकंड में चालक के परिचय क्षेत्रफल यानी A से गुजरने वाला जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो आपका होता है NABD। क्या होता है? NABD। ठीक है,
यानी कि 1 सेकंड में चालक के परिच्छेद क्षेत्रफल ए से गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है वो होती है आपकी NaBd। ठीक है, अगर हम आपसे कहें अब यहाँ पर 1 सेकंड कह दिया, अगर हम t सेकंड कहेंगे तो यहाँ हम t का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा NaBd इंटू यहाँ क्या हो जाएगा आपका t हो जाएगा। ठीक है, अब चूंकि वैद्युत धारा में आपका वैद्युत धारा क्या होता है, I बराबर Q/T, I बराबर क्या होता है Q/T, और Q जो है वो आपको पता है Q बराबर क्या होता है आपका Ne होता है। चूँकि Q बराबर क्या होता है Ne, तब यहाँ हम Ne लगा देंगे अपॉन T। अब जो N जो है वो हमें पता है, इलेक्ट्रॉन की संख्या हमको पता है NaBd है, क्या है NaBd, तो यहाँ हम लगा देंगे NaBd इंटू क्या है T इंटू आपका E जैसा वैसा और T अपॉन में, तो T से T हो गया आपका कैंसिल, तो बचा क्या I बराबर हो गया आपका NaBd इंटू E, जहाँ I क्या है, जहाँ I तो आपका क्या है, I आपका वैद्युत धारा है, I क्या है वैद्युत धारा है, और जो Bd है वो आपका क्या है अनुगमन वेग है, अनुगमन वेग है, जिसे हम अपवाह वेग भी कहते हैं। तो ये जो संबंध निकल के आया है I बराबर NaBd इंटू E, ये आपका वैद्युत धारा तथा अनुगमन वेग या अपवाह वेग के बीच में संबंध है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या क्या रखा है। ठीक है, अगला सवाल जो है वो आपसे क्या रखा है, एक प्रोटॉन, एक न्यूट्रॉन तथा एक अल्फा कण समान विभवांतर से त्वरित होकर एक समान चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करते हैं। ठीक है, तो इसकी गतिज ऊर्जाओं की तुलना कीजिए। पहला क्या पूछा है, इसकी गतिज ऊर्जाओं की तुलना कीजिए, और दूसरा आपसे पूछ रखा है यदि प्रोटॉन के वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर हो तो न्यूट्रॉन तथा अल्फा कण के मार्गों की त्रिज्या क्या होगी। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखते हैं, इसका हल भाई क्या है। ठीक है, तो हम देखते हैं भाई, जो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और अल्फा कण इस तरीके से हमने लिख दिया यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए प्रोटॉन जो है, प्रोटॉन पर आवेश क्या है वो हमने 1 यूनिट मान लिया है, न्यूट्रॉन पर 1 होगा, अल्फा कण जो होगा वो आपका 2 होगा, क्योंकि अल्फा कण जो है प्रोटॉन या न्यूट्रॉन का, हम कहें अल्फा कण क्या होता है, तो अल्फा कण पर जो आवेश होता है वो प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन का कितना होता है, 2 गुना होता है, या 2 इंटू 2e होता है। ठीक है, तो इसलिए अगर हमको ये है न्यूट्रॉन आपका एक आपका एक आपका तो अल्फा कण जो है वो आपका इतना हो जाएगा 2 हो जाएगा, क्योंकि दुगना जो है आवेश इस पर होता है। और द्रव्यमान देखते हैं फिर हम, द्रव्यमान जो है वो प्रोटॉन पर 1, न्यूट्रॉन पर कितना हो जाता है, 2 गुना हो जाता है, तो भाई कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अल्फा कण जो है उस पर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 4 गुना होता है। फिर हम देखेंगे गतिज ऊर्जा क्या है, पहला सवाल करेंगे तो गतिज ऊर्जा, पहले में आपसे पूछा है कि आप जो है इसकी गतिज ऊर्जाओं की तुलना कीजिए। तो गतिज ऊर्जा का भाई सूत्र क्या है, KE बराबर QV। अब इसमें सवाल में आपसे क्या रखा है कि जो विभव है वो कैसा समान है। ठीक है, यहाँ आप देखेंगे, यहाँ आपसे क्या रखा है कि विभव जो है वो आपका समान है, विभवांतर क्या रखा है, समान विभवांतर। तो अगर समान विभव है तब जो V है, V जो है वो कांस्टेंट हो जाएगा, यानी जो गतिज ऊर्जा है वो आपके आवेश पर ही निर्भर करेगी। तो KE जो है वो आपका क्या हो जाएगा, KE जो है वो आपका समानुपात हो जाएगा किसके, Q के। ठीक है, क्योंकि B जो है वो समान है, ठीक है, वो कांस्टेंट हो जाएगा। अब गतिज ऊर्जा हो जब हम देखेंगे, अब देखो काइनेटिक जो एनर्जी है KE वो किस पर है भाई, आवेश के भाई समानुपाती है। तो इसका आवेश कितना है, प्रोटॉन का आवेश 1 है। ठीक है, न्यूट्रॉन का कितना है 1 है, अल्फा कण का कितना 1 है। तो इसकी गतिज ऊर्जाओं का अनुपात जब अल्फा कण के आवेश के समानुपाती है तो जितना आवेश होगा उतना ही गतिज ऊर्जा हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा अनुपात इसका 1 और 1 और 2, 1 अनुपात 1 अनुपात 2, ये गतिज ऊर्जाओं में अनुपात हो जाएंगे। दूसरा, इसमें ही आपसे दूसरा सवाल आपसे इस तरीके से पूछ रखा है कि यदि प्रोटॉन के वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है तो आपको न्यूट्रॉन तथा अल्फा कण के मार्गों की त्रिज्या क्या होगी वो आपसे पूछ रखा है। तो हम देखेंगे यहाँ पर कि जो त्रिज्या है उसका फॉर्मूला क्या है, R बराबर mv/qv। ठीक है, अब चूंकि यहाँ पर हम देखेंगे कि जो विभव है जो आपका समान है, समान विभव पर त्वरित होकर समान विभव पर त्वरित होते हैं, तब हम देखेंगे कि समान विभवांतर और समान चुंबकीय क्षेत्र है, यानी विभवांतर जो है
समान विभवांतर के से त्वरित होते हैं और समान ही चुंबकीय क्षेत्र है, तब क्या हो जाएगा भाई, तब यहाँ जो है वो v जो है यानी समान विभवांतर से त्वरित होते हैं, यानी कि v जो है वो आपका कांस्टेंट हो जाएगा और चुंबकीय क्षेत्र जो b है, ये दो b वाला, ये वाला b और ये भी जो चुंबकीय क्षेत्र है ये आपका कांस्टेंट हो जाएगा। तो r जो है वो आपका समानुपाती हो जाएगा m/q के, ठीक है, यानी कि वो निर्भर करेगा m और q के, ठीक है, द्रव्यमान पर और आवेश पर। तब हम देखते हैं कि त्रिज्याओं का जो अनुपात है यानी r जो है वो किस पर, m पर और q पर निर्भर करता है। तो m यहाँ देखेंगे, m इसका कितना, 1 और 1, तो 1/1, ठीक है। अब ड्यूटोन की बात करेंगे तो 1 और 2, यानी कि आवेश जो है वो आपका 1 है, द्रव्यमान कितना है आपका 2 है। तो द्रव्यमान यहाँ देखेंगे, द्रव्यमान यहाँ जो है वो आपका 2 है तो 2 लगा दिया, और यहाँ आपका आवेश जो है वो आपका 1 है तो 1 लगा दिया, ठीक है। अब बात आएगी अल्फा कण की, तो अल्फा कण में देखेंगे जो आपका द्रव्यमान है वो कितना 4 है और आवेश जो है वो कितना है 2 है, तो उसी के हिसाब से यहाँ पर हमने लगा दिया है, ठीक है। अब ये 1 का 1 में भाग 1, 1 का 2 में 2, तो 2 का 4 जो जाएगा वो कितने बार जाएगा यहाँ पर देखेंगे तो ये आपका 1/1, क्योंकि यहाँ आप देखेंगे कि जो त्रिज्या है वो किस पर, द्रव्यमान और आवेश पर ही तो निर्भर करती है। तो द्रव्यमान आपको पता है, द्रव्यमान जो है यहाँ से हम देखेंगे भाई, द्रव्यमान जो है 1 है और आवेश कितना है आपका 1 है। यहाँ द्रव्यमान 2 है, आवेश कितना है आपका 1 है। यहाँ द्रव्यमान जो है वो 4 है और आवेश जो है, द्रव्यमान आपका 4 है और आवेश कितना है आपका 2 है, ठीक है। तब क्या होगा, ठीक है, तब हम लगा देते हैं भाई यहाँ पर आपका क्या, यहाँ जो है वो आपका द्रव्यमान बटे आवेश, द्रव्यमान बटे आवेश, द्रव्यमान बटे आवेश। ये किसके लिए है, ये आपका है प्रोटॉन के लिए, ये ड्यूटॉन के लिए, ये अल्फा कण के लिए। तो 1 से 1 बार कट गया, 1 से 2 एकम 2 और 2 दूना कितना हो गया, ये 4 हो गया। तो कितना हो जाएगा 1:2:2, इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। अब क्या रखा है कि यदि सवाल में क्या रखा है कि यदि जो है प्रोटॉन का वृत्ताकार त्रिज्या जो है, प्रोटॉन की वृत्ताकार त्रिज्या है 10 सेंटीमीटर, कितनी है 10 सेंटीमीटर। तब यदि प्रोटॉन की वृत्ताकार त्रिज्या जो है 10 सेंटीमीटर है तो ड्यूटॉन तथा अल्फा कण के मार्गों की त्रिज्या क्या होगी। तो 10 यहाँ लगाओगे आप, जैसे 10 एकम 10, 10 दूना 20, 10 दूना कितना हो गया 20, तो 10 अनुपात आपका 20:20, इस तरीके से ये आंसर इसका आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या क्या रखा है कि फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण संबंधी नियम लिखना है। चौथे का आपका घ जो है वो आपका क्वेश्चन रहेगा कि फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण संबंधी आपको नियम वो आपको बताना है, ठीक है। तो इसका आंसर देखते हैं, तो समझते हैं फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण संबंधी नियम। प्रथम नियम क्या है, जब किसी कुंडली के से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन किया जाता है, यदि किसी कुंडली के बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन किया जाता है तो कुंडली में वैद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। यदि कुंडली बंद है तो उसमें धारा प्रवाहित होने लगती है, यानी कोई एक कुंडली है, इस तरीके से एक तार का एक कुंडली हमने बना लिया है। इससे क्या रखा है कि आपका चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन किया जाए, यानी इस चुंबक को इसमें अगर हम डाल के आगे पीछे इस तरीके से करते हैं तब क्या है, इसमें आपका एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। यदि इस कुंडली को हम इस तरीके से जोड़ दें, इस तरीके से बंद कर दें, क्या रखा है, यदि कुंडली को बंद कर दिया जाए तो इसमें धारा प्रवाहित होने लगेगी, ठीक है। तो इसमें एक धारा जो है वो प्रवाहित होने लगेगी, ये आपका पहला नियम है। दूसरा आपसे क्या रखा है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल का जो परिमाण है वो कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स, कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है। यानी प्रेरित विद्युत वाहक बल जो E है उसका परिमाण जो है कुंडली में जो चुंबकीय फ्लक्स है यानी φE, ठीक है, उसके ऋणात्मक दर को हम जैसे डेल्टा T से लिखते हैं, ठीक है, या T से लिखते हैं, उसके जो है बराबर होगा, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं कि E जो है वो बराबर है माइनस के dφ/dt, यानी कि माइनस का ये जो आपका विद्युत वाहक बल E जो है वो चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन यानी dφ की ऋणात्मक दर, ये ऋणात्मक और ये दर जो है dt, दर जो है समय जो है, और जो फाई जो है वो आपका वैद्युत फ्लक्स है, इसके ये बराबर होता है, ठीक है।
अगला सवाल हमारा क्या क्या रखा है, चौथे का जो है अड़ा, किसी पर्दे को बिंब से 90 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है। यानी किसी पर्दे को बिंब से 90 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है। पर्दे से या पर्दे पर किसी उत्तल लेंस द्वारा उसे एक दूसरे से 20 सेंटीमीटर दूर स्थितियों पर रखकर दो प्रतिबिंब बनाए जाते हैं, तो लेंस की फोकस दूरी याद कीजिए। ठीक है, दोबारा समझ लेते हैं। क्वेश्चन क्या रखा है, किसी पर्दे को बिंब से 90 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है। यानी बिंब और जो प्रतिबिंब है, बिंब जो है यानी वस्तु और पर्दा माने जो है वो आपका प्रतिबिंब है। बिंब और प्रतिबिंब के बीच की दूरी जो है वो आपका कितना है, 90 सेंटीमीटर है। पर्दे पर यानी कि पर्दा माने क्या है, प्रतिबिंब। प्रतिबिंब पर किसी उत्तल लेंस, ठीक है, उत्तल लेंस द्वारा एक दूसरे से 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखकर जो दो प्रतिबिंब बनाए जाते हैं, तो लेंस की फोकस दूरी जो है वो आपको ज्ञात करनी है। बहुत ही सरल सवाल है, देखेंगे भाई कैसे करेंगे इसको। अगला जो सवाल है वो आपका रहेगा चौथे का अड़ा। ठीक है, किसी पर्दे को बिंब से 90 सेंटीमीटर दूरी पर रखा जाता है। ठीक है, पर्दे पर किसी उत्तल लेंस द्वारा उसे एक दूसरे से 90 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित रखकर दो प्रतिबिंब बनाए जाते हैं, तो लेंस की फोकस दूरी है वो आपको ज्ञात करनी है। दोबारा समझ लेते हैं सवाल को। किसी पर्दे को बिंब से 90 सेंटीमीटर दूरी पर रखा जाता है। पर्दे माने जो है वो आपका प्रतिबिंब रहेगा। ठीक है, पर्दे माने क्या है, प्रतिबिंब है, और बिंब यानी कोई एक वस्तु है, उसको 90 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है। पर्दे पर किसी उत्तल लेंस, यानी कि पर्दा माने क्या है आपका प्रतिबिंब, प्रतिबिंब पर उत्तल लेंस द्वारा उसे एक दूसरे से 90 सेंटीमीटर दूर स्थितियों पर रखकर दो प्रतिबिंब बनाए जाते हैं, तो लेंस की फोकस दूरी है वो आपको याद करनी है। तो इसको हल करते हैं। ये आपका रहेगा चौथे का है, ये आपका रहेगा। तो कैसे करेंगे इसको हम, आपको दे रखा है कि बिंब तथा प्रतिबिंब के बीच की दूरी, बिंब तथा प्रतिबिंब के बीच की दूरी, इसको अब क्या मान लेते हैं, इसको जो है हम ए मान लेते हैं। ठीक है, वो आपका कितना है, 90 सेंटीमीटर है। कितना है, 90 सेंटीमीटर। ठीक है, और आपको क्या दे रखा है, इसके बाद आपको क्या रखा है, पर्दे पर किसी उत्तल लेंस द्वारा उसे एक दूसरे से 20 सेंटीमीटर दूरी पर रख दिया जाता है। यानी कि लेंस की जो दोनों स्थितियों के बीच की दूरी है वो आपकी कितनी है, 20 सेंटीमीटर है। तो यहाँ लिखेंगे हम लेंस की दोनों स्थितियों के बीच की दूरी, इसको हम डी से लिख लेते हैं। ये आपका कितना है, 20 सेंटीमीटर है। ठीक है, पूछ रखा फोकस दूरी बताइए क्या है, यानी फोकस दूरी आपको एफ जो है वो आपको फाइंड करनी है, वो आपको ज्ञात करनी है। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, जिस विस्थापन जो सूत्र है वो हम यहाँ लगाएंगे। तो विस्थापन सूत्र से तो विस्थापन सूत्र आपका क्या हो जाता है, F बराबर ए स्क्वायर माइनस का डी स्क्वायर बटे 4a। ठीक है, जहाँ a कितना है, तो a जो है वो आपका 90 है, तो 90 का वर्ग माइनस d कितना है आपका, d जो है 20 है, तो यहाँ पर 20 का स्क्वायर बटे 4। a कितना है, a जो आपका 90 है, तो यहाँ 90 लिख लिया। 90 का वर्ग कितना हो जाएगा आपका, 9 में 81 यानी 8100। 20 20 में कितना हो गया आपका 400 बटे 9 चौक 36, 360 ही हो गया। इसका भाई गुणा कर, इसको इसमें से घटाएंगे तो 81 में से 400 गया, कितना बचा 7700 बचा। ठीक है, बटे आपका कितना है 360 है, 1 0 से 1 0 कैंसिल कर दिया हमने। ठीक है, 36 का इसमें भाग देंगे तो ये लगभग जाएगा 21.4 बार जो है ये आपका भाग चला जाएगा, तो यही इसका ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, 21.4 जो है इसका ये आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल क्या क्या रखा है।
अगला सवाल जो रहेगा वो आपका 5वें का जो है वो रहेगा। ठीक है, तो 5वें का सवाल जो है वो आपसे क्या क्या रखा है देखते हैं। चुंबकत्व के परमाणु मॉडल की व्याख्या कीजिए। ठीक है, और यदि पृथ्वी के किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के ऊर्ध्वाधर घटक का मान क्षैतिज घटक के मान का √3 गुना हो तो उस स्थान पर नतकोण का मान क्या है वो भी आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो चुंबकत्व का जो परमाणु मॉडल है उसको हम देखते हैं वो क्या है आपका। तो चुंबकत्व का परमाणु मॉडल जो है वो क्या है, देखो प्रत्येक पदार्थ जो है अनेक परमाणु से मिलकर बना होता है, ये आपको पता है। ठीक है, प्रत्येक पदार्थ जो है अनेक परमाणुओं से मिलकर बना होता है। अब परमाणु के जो केंद्र में जो है आपका एक नाभिक उपस्थित होता है जिसमें जो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, इसका मतलब वो धनावेशित होता है। ठीक है, इसके चारों ओर जो है विभिन्न कक्षाओं में जो है इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन गति करते हैं। अब इलेक्ट्रॉन की जो गति है वो कक्षीय तो होती है, यानी इस तरीके से अपनी अपनी क्लास में तो घूमते ही हैं। मान लिया ये आपका नाभिक है और ये क्लास है, तो इनमें जो है इलेक्ट्रॉन तो घूमेगा ही, यानी इलेक्ट्रॉन जो कक्षीगत करता है और प्लस अपने अक्ष पर ही इस तरीके से घूमता है। तो यानी कि अपने अक्ष पर घूमता है, इसका मतलब ये जो है वो आपका अपने अक्ष पर भी घूमता है। ठीक है, यानी कक्षीगत करता है और धुरी पर भी अपने घूमता है। तो जब अपनी धुरी पर ही घूमेगा तो उसे हम क्या कहेंगे, चक्रण कहते हैं। ठीक है, चूँकि इलेक्ट्रॉन आवेशित होता है, इलेक्ट्रॉन कैसा होता है, आवेशित होता है, अतः गति करता हुआ जो इलेक्ट्रॉन है वो धारावाही लूप की तरह व्यवहार करता है, धारावाही लूप की तरह व्यवहार करता है। इसी के कारण जो है परमाणु में चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है। इसका जो अधिकांश भाग है, यानी चुंबकीय आघूर्ण जो उत्पन्न हो रहा है, इसका जो अधिकांश भाग जो यानी 90% जो है वो इलेक्ट्रॉन का जो चक्र गति है, यानी अपने ही पॉइंट पर इस तरीके से घूमना, उसके कारण होता है। और जो आपका 10% रह गया वो आपकी कक्षीय परिक्रमण के कारण जो है वो होता है। ठीक है, तो इसका 90% जो है आपका चुंबकीय आघूर्ण जो है वो उत्पन्न होता है किससे, उसका जो चक्रण गति होती है, इस तरीके से समझ लेते हैं। ये चक्रण जो गति होती है इससे जो है यहाँ जो अपने अक्ष पर ये इस तरीके से घूमता है, इसी पर इसके कारण होता है 90%। ठीक है, और अपने कक्षीय गति के कारण कितना, 10%। कक्षीय गति जो है उसके कारण कितना, 10% जो है आपका चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है। ठीक है, इसका जो सवाल है वो देखते हैं, सवाल क्या क्या रखा है। इसका सवाल देखते हैं, सवाल क्या रखा है कि यदि पृथ्वी के किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्वाधर घटक का मान जो है क्षैतिज घटक के मान का √3 गुना हो तो उस स्थान पर नतकोण वो आपको ज्ञात करना है, डेल आपको ज्ञात करना है। ठीक है, नतकोण को डेल से लिखते हैं। तो देखते हैं कैसे करेंगे इसको हम। देखो आपको नतकोण ज्ञात करना है तो यहाँ लिखेंगे हम कि नतकोण जो है उसको हम क्या मान लेते हैं, उसको हम डेल जो है वो आपको ज्ञात करना है। तो लिखेंगे ये हमको ज्ञात करना है। ठीक है, अब दिया क्या है सवाल में, ध्यान से देखो सवाल में क्या रखा है कि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का जो ऊर्ध्वाधर घटक है वो क्षैतिज घटक के मान का कितना है, √3 गुना है। तो ऊर्ध्वाधर घटक जो है दिया है आपका, ऊर्ध्वाधर घटक तो लिख लेते हैं यहाँ पर। ऊर्ध्वाधर घटक जो है वो क्षैतिज घटक का, इसका क्षैतिज घटक का कितने गुना है, √3 गुना है। तो इसका √3 का यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे। अब जो ऊर्ध्वाधर घटक है उसको हम H से लिखते हैं, किससे लिखते हैं, H से। और जो क्षैतिज घटक है इसको हम V से लिखते हैं। ठीक है, इस तरीके से लिख लिया हमने। अब क्या करना है, यहाँ से हम V जो है वो इसके अपॉन में ले जाएंगे, गुणा में इधर भाग में आ जाएगा, तो H अपॉन जो V है वो कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा। ठीक है, अब हमें V अपॉन H का वैल्यू निकाल लेना। क्यों निकालेंगे वो आपको पता लगेगा, क्योंकि यहाँ देखो आपका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है भाई, जो फॉर्मूला है वो आपका जो है वो होता है tan डेल बराबर V अपॉन H। अब यहाँ H अपॉन V है तो उसको हम पलट लेते हैं। ठीक है, नहीं भी पलटना चाहो तो यहाँ डायरेक्ट फॉर्मूला, यहाँ जो डायरेक्ट इसका मान लगा सकते हो। तो V अपॉन H जो है वो कितना हो जाएगा, बटे में इसके 1 है तो ये हो जाएगा 1/√3। ठीक है, और चूँकि सूत्र आपको पता है, फॉर्मूला क्या है भाई, फॉर्मूला होता है tan, नतकोण का कोई फॉर्मूला होता है tan डेल बराबर
V/H, ठीक है। तो 10 डेल V/H आपको पता है कितना, 1/√3 है। अब हम देखेंगे 10 में ये किसकी वैल्यू है, ये तो ये 10 30 अंश का वैल्यू है, तो यहाँ लिखेंगे 10 डेल बराबर 10 30। तो ये डेल जो है यानी नतिकोण जो है डेल, वो कितना आ गया आपका, 30 अंश आ गया। कितना आ गया, 30 अंश आ गया। तो नतकोण कितना निकल आया आपका, वो आ गया 30 अंश, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या क्या रखा है। अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे क्या रखा है, किसी प्रत्यावर्ती परपथ में LCR श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। इस परपथ का आरेख जो है वो आपको बनाना है, यानी इसको श्रेणी क्रम में जोड़ना है। परपथ की प्रतिबाधा और अनुनादी आवृत्ति के लिए आपको सूत्र जो है वो भी आपको लिखना है, ठीक है। परपथ की प्रतिबाधा और अनुनादी आवृत्ति के लिए आपको सूत्र लिखना है, यानी कि आपको Z का जो फॉर्मूला है और आवृत्ति F जो है वो आपको ज्ञात करनी है। आगे क्या रखा है, यदि परपथ में लगा प्रत्यावर्ती विभव 300 वोल्ट हो और जो प्रेरण प्रतिघात है वो आपका 50 ओम हो, तब धारतीय प्रतिघात 50 ओम और ओमीय प्रतिरोध जो है वो 10 ओम हो, तो परपथ की प्रतिबाधा तथा LCR के सिरों के बीच में आपको विभवांतर जो है वो आपको ज्ञात करना है। तो देखते हैं, इसको हम हल करेंगे। तो सबसे पहले तो हमसे ये पूछ रखा है कि भाई प्रत्यावर्ती परपथ में LCR को श्रेणी क्रम में जोड़िए, ठीक है। तो 5वें का ये खा रहेगा, तब LCR को पहले हम क्या करेंगे, श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। ये क्या करेंगे हम, श्रेणी क्रम में यहाँ जोड़ेंगे। तब LCR को श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तब क्या हो जाएगा भाई, तो ये आपका जो है वो L हो गया, ठीक है। फिर आपका एक C जो है वो आपको जोड़ना है, ठीक है। फिर आपको R यानी एक प्रतिरोध जो है वो आपको जोड़ना है। श्रेणी क्रम में जुड़ गया। यहाँ जो है आपको मेंस जो है वो आपको लगा देना है, यानी मेंस से यहाँ पर जोड़ देना है। तो LCR को श्रेणी क्रम में हमने जोड़ दिया है, यहाँ लिख देते हैं L है, ये C है, ये क्या है आपका R है, ठीक है। फिर आपसे ये पूछ रखा है कि परिपथ की जो प्रतिबाधा है वो क्या होगा। तो आपको पता है परिपथ की प्रतिबाधा, परिपथ की जो प्रतिबाधा है उसका फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है भाई। तो ये होता है Z बराबर अंडर रूट में बेटा R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। ये क्या है, परिपथ की प्रतिबाधा का ये फॉर्मूला हो गया, ठीक है। परिपथ की प्रतिबाधा का फॉर्मूला हो गया। अब आपसे पूछा है कि अनुनाद आवृत्ति वो है, अनुनाद आवृत्ति आपको ज्ञात करनी। तो अनुनाद की स्थिति में आपको पता है, अनुनाद आवृत्ति के लिए क्या हो जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे हम अनुनाद आवृत्ति के लिए, अनुनाद आवृत्ति के लिए, चूँकि अनुनाद आवृत्ति के लिए जो है XL बराबर क्या होता है, XC होता है। XL बराबर क्या होता है, XC होता है। अब XL और XC का मान अगर सेम है तब यहाँ क्या हो जाएगा, ये तब ये Z जो है यहाँ मान रखेंगे हम इस वाले में, तब ये Z जो है वो कितना हो जाएगा, तब Z बराबर हो जाएगा आपका अंडर रूट में R² प्लस XL जो है वो किसके बराबर, XC के, तो XC और माइनस XC ऑलरेडी रखा है, इससे ये कट जाएगा तो ये 0 हो जाएगा। तो Z बराबर हो जाएगा अंडर रूट में ये R², ये 0 हो गया, स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो Z बराबर क्या हो गया, R हो गया। Z बराबर क्या हो गया आपका, ये R हो गया, ठीक है। तो यहाँ जैसे वीडियो आई नहीं है तो दोबारा समझ लेते हैं कि भाई अनुनाद की स्थिति में XL बराबर क्या है, XC था, तब XL की जगह पे XC लगाएंगे, XC एक जैसा हो जाएगा। XC में से XC का कितना, 0 का वर्ग क्या होता है, 0 होता है, इसको हम छोड़ देंगे। तो R² जो है रूट में लिख जाएगा, तो रूट से जो है वर्ग कैंसिल हो जाएगा, तो Z जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, R के जो है वो बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब क्या हो जाएगा भाई, आगे देखते हैं कि अनुनाद की स्थिति में आपको पता है, अनुनाद की स्थिति में जो है XL जो है वो किसके बराबर होता है, XL बराबर जो है
वो होता है एक्स सी के, ठीक है। एक्सएल बराबर क्या होता है, एक्स सी होता है। एक्सएल क्या होता है, ओमेगा एल। एक्स सी क्या होता है, 1/ओमेगा सी, ठीक है। तो हमें क्या करना है, ये जो ओमेगा है यहाँ जो आपका भाग में, इसको यहाँ ले जाएंगे तो गुणा में हो जाएगा, तो ओमेगा का गुणा जो है वो हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर, 1/L गुणा में इसमें भाग में आ जाएगा तो हो जाएगा ये एल सी, ठीक है। अब यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ वर्ग घटाएंगे यहाँ से, तो ओमेगा जो है वो कितना हो जाएगा, वर्ग घटाने पर तो जो ओमेगा है वो बराबर हो जाएगा 1/√में एल सी, ठीक है। अब चूंकि ओमेगा क्या होता है, चूंकि ओमेगा जो है वो होता है आपका 2πf, ठीक है। तो ओमेगा की जगह पे यहाँ लगा देंगे हम 2πf, तो ये जाएगा 2πf बराबर 1/रूट में कितना एल सी, ठीक है। अब यहाँ से हम एक काम करेंगे, यहाँ से जैसे ही हम f का वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/2π रूट में कितना एल सी, यही हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका आवृत्ति का फॉर्मूला। अनुनाद की स्थिति में आवृत्ति का फॉर्मूला क्या होता है, f बराबर 1/2π√में एल सी, ठीक है। अब इसका जो पार्ट जो है उसमें एक सवाल दे रखा है, वो सवाल देखते हैं। सवाल क्या क्या रखा है, सवाल क्या रखा है कि यदि परिपथ में लगा प्रत्यावर्ती विभव जो है वो 300 वोल्ट है, ठीक है। यानी प्रत्यावर्ती विभव जो है वो आपका कितना है, 300 वोल्ट है। प्रेरण प्रतिघात जो है वो आपका 50 ओम है, और धारतीय प्रतिघात जो है वो आपका 50 ओम है। ओमी प्रतिरोध 10 ओम है। तो परिपथ में प्रतिबाधा तथा LCR के सिरों के बीच में विभवांतर जो है वो हमको ज्ञात करना है, ठीक है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, हमको क्या दे रखा है, हमको दे रखा है प्रत्यावर्ती विभव जो है वो कितना दे रखा है, प्रत्यावर्ती विभव जो है वो कितना दे रखा है, वो हमारा दे रखा है प्रत्यावर्ती विभव जो है VRMS 300 वोल्ट, ठीक है। प्रेरण प्रतिघात फिर दे रखा हमको, प्रेरण प्रतिघात है उसको हम किससे लिखते हैं भाई, उसको हम लिखते हैं XL से, ठीक है। प्रेरण प्रतिघात है ना, इसको हम 50 ओम जो है वो आपको दे रखा है, ठीक है। अब धारतीय प्रतिघात, धारतीय प्रतिघात यानी कि XC वो कितना है, वो भी आपका 50 ओम है। और प्रतिरोध जो है R जो है वो आपका कितना है, 10 ओम है, वो कितना है, 10 ओम है। पूछा है आपसे कि आप परिपथ की प्रतिबाधा क्या है, वो आपसे पहला पूछा है। पहला क्या पूछा है, परिपथ की प्रतिबाधा, ठीक है, सॉरी, परिपथ की प्रतिबाधा। अब इसका फॉर्मूला क्या है, ये आपका Z बराबर होता है, तो Z बराबर अंडर रूट में आपका R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर, ये होता है। अब XL XC आपस में कैसे बराबर है, अब जब XL XC आपस में बराबर होता है तो अनुनादी आपका परिपथ होता है। अब अनुनादी परिपथ में जो है जब XL XC बराबर है, चूँकि XL जो है वो बराबर किसके, XC के हैं, तो इसका मतलब Z बराबर किसके हो जाएगा, R के हो जाएगा। अभी हमने अब पीछे जो है आपको बताया है, तो Z जो है वो आपका हो जाएगा R यानी कि 10 ओम के, किसके ओम के, 10 ओम के बराबर हो जाएगा, ठीक है। चूँकि XL किसके बराबर था, XC के था, इसलिए, ठीक है, ये 10 ओम के बराबर हो गया। अब हमें धारा ज्ञात करनी है। परिपथ में धारा जो है वो क्या है, परिपथ में धारा जो है वो भी हमको ज्ञात करनी है। तो परिपथ में धारा क्यों ज्ञात करेंगे वो देखेंगे हम, क्योंकि जब हम विभव निकालेंगे तो B बराबर IR होता है, तो I हमको पता होना चाहिए ना, तो I निकालेंगे तो IRMS बराबर हो जाएगा आपका VRMS बटे बेटा कितना, ये Z।
VRMS कितना है आपका, ये 300 है, कितना है 300 है, और Z जो है वो कितना है 10 है, तो ये कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, कितना 30 एम्पियर, ये कितना हो जाएगा 30 एम्पियर हो जाएगा। ठीक है, ये 30 एम्पियर हो गया। अब हमको क्या करना है, हमको LCR के बीच में विभवांतर ज्ञात करना है। LCR के बीच में विभवांतर जो है वो हमको ज्ञात करना है। विभवांतर आपको पता है V जो है वो आपको ज्ञात करना है, तो V बराबर होता है IR, चूँकि IRMS दे रखा है, ऐसे लिखेंगे इंटू R ये। ठीक है, कितना हो गया ये आपका 30 दे रखा है, ये कितना है आपका 10 है, R 10 दिया कितना हो गया 30 वोल्ट, सॉरी 10 दिया ये 30, ये हो गया आपका 300 वोल्ट, कितना हो गया 300 वोल्ट, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या क्या रखा है, ये जो है ये इसका टोटल जो है पूरा हल ये आपका ये हो जाएगा। ठीक है, ये इसका पूरा हल हो जाएगा। ये अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या क्या रखा है, अगला सवाल हमसे क्या रखा है, एक उच्चाई ट्रांसफार्मर की प्राथमिक तथा द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या 100 तथा 400 है। यदि प्राथमिक कुंडली में 120 वोल्टेज AC लगाया जाए तो ज्ञात कीजिए परिणमन अनुपात जो है वो कितना है। और दूसरा पूछा है कि द्वितीय कुंडली में उत्पन्न वोल्टेज जो है वो आपका कितना है। ठीक है, उच्चाई ट्रांसफार्मर की जो प्राथमिक कुंडली है उसको बेटा हम क्या है, प्राथमिक कुंडली को NP यहाँ मान लेते हैं प्राइमरी। ठीक है, द्वितीय कुंडली को हम यहाँ NS करके ऐसे मान लेंगे। ठीक है, फेरों की संख्या आपको दे रखी है, यानी नंबर ऑफ टर्म जो आपका प्राथमिक है यानी NP, और जो द्वितीयक है उसका यानी नंबर ऑफ टर्म सेकेंडरी जो आपका कॉइल है उसके लिए NS जो है मान लेंगे। प्राथमिक कुंडली में 120 वोल्टेज है, तो BP या EP जो है वो आपका कितना मान लेंगे, यानी वोल्टेज ऑफ प्राइमरी कुंडली या वोल्टेज ऑफ प्राइमरी कुंडली वो आपका 120 वोल्टेज हो जाएगा। वोल्टेज ऑफ सेकेंडरी कुंडली आपसे पूछा है कि द्वितीय कुंडली में उत्पन्न वोल्टेज है वो कितनी है। ठीक है, तो सवाल करते हैं। ठीक है, तो देखेंगे भाई, हमको दे रखा है कि एक उच्चाई ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली, तो प्राथमिक कुंडली में कितना, तो लिखेंगे हम प्राथमिक कुंडली, प्राथमिक कुंडली, प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या, प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या, तो प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या कितना हो जाएगा, प्राथमिक है प्राइमरी है तो यहाँ पर हम NP मानेंगे, वो कितना है 100 है। ठीक है, द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या यानी कि जो NS है सेकेंडरी वो कितना है, वो है 400। ठीक है, वो आपको 400 दे रखा है। और प्राथमिक कुंडली में जो वोल्टेज है, प्राथमिक कुंडली में जो वोल्टेज है यानी कि आपका हम कह सकते हैं यहाँ पर VS आप कह दो, चाहे आप ES कह सकते हो, जो इच्छा वो कह सकते हैं। तो ES या जो VS है वो कितना दे रखा है, वो आपका दे रखा है इसमें 120 वोल्ट। ठीक है, तो पहला सवाल हमसे इसमें पूछ रखा है कि आप परिणमन अनुपात बताइए, परिणमन अनुपात बताइए। दूसरा जो क्वेश्चन हमसे पूछ रखा है वो हमसे पूछ रखा है कि द्वितीय कुंडली में वोल्टेज बताइए, द्वितीय कुंडली में जो वोल्टेज है वो आपको बताने हैं। ठीक है, बहुत सरल है, तो कैसे करेंगे हम इसको। पहला आपसे परिणमन अनुपात पूछा है तो लिखेंगे हम यहाँ पर परिणमन अनुपात, तो प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या बटे द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या कितना है 100, और ये आपका कितना है 400। 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो गया तो 1/4, तो अनुपात कितना आ गया इसका 1/4। ठीक है, फिर हमसे पूछा है कि भाई द्वितीय कुंडली में वोल्टेज जो है वो क्या होंगे, तो आपको फॉर्मूला पता है भाई द्वितीय कुंडली में के लिए भाई
तो यहाँ लिखेंगे हम EP बटे ES बराबर NP बटे NS। ठीक है। अब EP जो है वो आपका कितना दे रखा है, EP जो है 120 दे रखा है। ES हमको निकालना है, वोल्टेज ऑफ सेकेंडरी कॉइल जो है वो हमको निकालनी है। NP हमको दे रखी है कितनी 100, और NS जो है वो हमको दे रखा है कितना 400। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, तब ES जो है वो हो जाएगा 12 चौक कितना हो गया 48, यानी कि 480 वोल्ट। 480 वोल्ट ये हमारा इस सवाल का आंसर हो जाएगा। ठीक है। 2 क्वेश्चन आपसे पूछे थे, ये पहला वाला है, ये दूसरा इसमें पूछ रखा है दूसरा भाग, ये दूसरे का आंसर हो जाएगा। देख सकते हैं इसको। ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल क्या कह रखा है। अगला सवाल हमसे कह रखा है कि मैक्सवेल के, यहाँ देखेंगे अगला सवाल जो है वो हमसे कह रखा है कि भाई मैक्सवेल के विद्युत चुम्बकीय तरंग के सिद्धांत की व्याख्या आप कीजिए। यानी मैक्सवेल का जो विद्युत चुम्बकीय सिद्धांत है वो आपको बताना है। ठीक है। तो हम देखते हैं इसमें। तो मैक्सवेल का विद्युत चुम्बकीय तरंग सिद्धांत क्या है, तब जब वैद्युत परिपथ में कण गति करता है तो उसकी ऊर्जा तरंग के रूप में उत्सर्जित होने लगती है। ध्यान से देखेंगे, दोबारा देखेंगे, जब विद्युत परिपथ में कण गति करता है तो उसकी जो ऊर्जा है वो तरंग के रूप में उत्सर्जित होने लगती है। इन तरंगों को संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। इन्हें हम विद्युत चुम्बकीय तरंगें कहते हैं। ठीक है। इन्हें हम क्या कहेंगे, विद्युत चुम्बकीय तरंगें कहते हैं। चुम्बकीय तरंग विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के कैसे होते हैं, लंबवत होते हैं। यानी चुंबकीय तरंगें और विद्युत जो क्षेत्र है आपका और चुंबकीय क्षेत्र जो है वो एक दूसरे के कैसे होते हैं, लंबवत होते हैं। दोबारा समझेंगे कि जब विद्युत परिपथ में कण गति करता है तो उसकी ऊर्जा जो है वो तरंग के रूप में उत्सर्जित होने लगती है। तो उसकी ऊर्जा किसमें, तरंग के रूप में उत्सर्जित होने लगती है। इन तरंगों को संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। इन्हें हम विद्युत चुम्बकीय तरंगें कहते हैं। ठीक है। विद्युत चुम्बकीय जो तरंगें हैं और वैद्युत आपका क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र ये एक दूसरे के कैसे होते हैं, लंबवत होते हैं। इस तरीके से चित्र में दर्शाया गया है। ई बी और तरंग संचरण की दिशा एक दूसरे के कैसे लंबवत है। ये 90 डिग्री का यहाँ कोण बना रही है। ठीक है। यहाँ जब हम इसको दर्शाएंगे तो इस तरीके से दर्शाएंगे कि ई जो है और बी है और संचरण की दिशा ये जो है ये एक दूसरे के कैसे हो, लंबवत हो। ठीक है। इसको हम ध्यान से देख लेंगे। अब इनकी जो चाल है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, यानी कि जो विद्युत चुम्बकीय तरंग जो है उनकी चाल जो है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, यानी प्रकाश के चाल के लगभग, प्रकाश के चाल के ही बराबर होती है। ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपका क्या कह रखा है। अगला सवाल हमसे कह रखा है कि तरंगों के संपोषी तथा विनाशी वितरण के लिए आवश्यक शर्तें बताइए। तरंगों के संपोषी और विनाशी वितरण के लिए आवश्यक शर्तें क्या हैं, तो हम देखते हैं वो क्या है भाई। तब तरंगों के संपोषी तथा विनाशी वितरण के लिए आवश्यक शर्तें। संपोषी वितरण के लिए परिणामी तीव्रता अधिकतम होनी चाहिए। परिणामी तीव्रता कैसी होनी चाहिए, अधिकतम। आपको ध्यान रखना है, संपोषी वितरण के लिए जो परिणामी तीव्रता है वो अधिकतम होनी चाहिए। यानी तीव्रता का फॉर्मूला आपका I बराबर I1 + I2 + 2 में I1 I2 cos φ ये होता है। ठीक है। अब अधिकतम के लिए आपको जैसे अधिकतम तीव्रता निकालनी है उसके लिए जो फाई है यानी cos φ का मान वो अधिकतम होना चाहिए। तब आपको पता है cos का वैल्यू अधिकतम जो है वो 1 होता है और न्यूनतम जो है वो -1 होता है। तो अगर cos φ की वैल्यू अगर हम यहाँ 1 लगाएंगे, ठीक है, तो cos φ की वैल्यू अधिकतम कब होगी, यानी φ की वैल्यू अधिकतम किस स्थिति में, या तो 0 हो, यानी एक जो वैल्यू है cos में जो एक वैल्यू है वो कब होगी, φ की वैल्यू अगर यहाँ 0 हो या ±2π हो या ±4π हो, इस तरीके से हो। ठीक है। तो आपको ये
समपोषी वृत्तकट के लिए आपके लिए क्या है कि परिणामी तीव्रता अधिकतम होनी चाहिए, यानी तीव्रता का ये फॉर्मूला cos फाई बराबर 1, यानी कि एक अधिकतम मान जो है इसका 1 होना चाहिए। और वो स्थितियाँ आपकी ये रहेंगी फाई की कि 0 ± 2 पाई और ± के 4 पाई। ठीक है, आगे देखते हैं। चलिए विनाशी वृत्तकट के लिए क्या है, तो विनाशी वृत्तकट के लिए जो परिणामी तीव्रता है वो न्यूनतम होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? न्यूनतम होना चाहिए, यानी परिणामी तीव्रता जो है वो कैसी होनी चाहिए? न्यूनतम। उसके लिए क्या है, यानी I बराबर I मिनिमम होना चाहिए। उसके लिए cos फाई की वैल्यू -1 होना चाहिए, और -1 जो है फाई का वैल्यू कब आएगा? जब ± का आपका पाई ±3 पाई ±5 पाई इस तरीके से वो फाई की वैल्यू हो तब। ठीक है, अगला जो सवाल है वो क्या क्या रखा है वो देखते हैं। अगला सवाल आपके रखा है कि प्रकाश वैद्युत प्रभाव के जो है नियम आपको लिखने हैं। ठीक है, तो प्रकाश वैद्युत प्रभाव के नियम क्या हैं वो हम देखते हैं। यहाँ हम समझेंगे प्रकाश वैद्युत प्रभाव के नियम, यानी जब प्रकाश की आवृत्ति जो है, प्रकाश की आवृत्ति एक निश्चित मान से अधिक होती है, प्रकाश की आवृत्ति जो है वो निश्चित मान से अधिक होती है, तब प्रकाश वैद्युत प्रभाव जो है वो नियम लागू होता है। ठीक है, अब ये होता क्या है, तो जब किसी धातु की चादर या किसी चादर पर हम प्रकाश वैद्युत तरंग जैसे प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन करने के लिए या इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन करने के लिए एक निश्चित आवृत्ति से अधिक जो है वो आवृत्ति हम डालते हैं, तब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं, ये बता रखा है। ठीक है, दूसरा क्या है, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करती है, यानी कि जितना अधिक तीव्रता होगी प्रकाश की उतना ही अधिक इलेक्ट्रॉन जो है वो आपके उत्सर्जित होंगे। ठीक है, जिस बच्चे को इस मॉडल पेपर का सॉल्यूशन चाहिए वो कमेंट में बता सकता है, कमेंट में लिखकर बताए कि हमें जो सॉल्यूशन जो है वो चाहिए। ठीक है, इसका जो अगला भाग है वो आपका दूसरा वीडियो जो है उसमें आपका कराया जाएगा। तो सभी बच्चे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में वीडियो को शेयर करें। बेटा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें सभी बच्चे। ठीक है।